मैट्रिसेस का हम 6th लेक्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स पे 6 तरह के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसमें से जो 3 ऑपरेशन होते हैं वो ड्यू टू रोज होते हैं और बाकी के 3 ऑपरेशंस ड्यू टू कॉलम्स होते हैं। मतलब टोटल 6 तरह के ऑपरेशंस हम किसी भी मैट्रिक्स में कर सकते हैं, जिसमें से 3 ऑपरेशंस हम रोज के साथ करेंगे और 3 ऑपरेशंस हम कॉलम के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला लेता हूँ, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एंड क्या यहाँ पे समझिए कि और है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो उसके किसी भी 2 स्पेसिफिक रोज को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए या 2 स्पेसिफिक कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी है जिसमें इसके 2 ऑपरेशंस इंक्लूड हैं। कैसे? अगर किन्हीं भी 2 रोज को हम आपस में सेलेक्ट करके इंटरचेंज करते हैं वो एक अलग बात है, या फिर किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में सेलेक्ट करके इंटरचेंज करते हैं वो एक अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरचेंज करते हैं ith रो एंड jth रो, मतलब उस मैट्रिक्स के क्या करते हैं कि ith रो और jth रो को पिक करते हैं और उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Ri इज इंटरचेंज विथ Rj। इसका मतलब क्या है कि ith रो को jth रो के साथ हमने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है। वैसे ही अगर हम इंटरचेंज ऑफ ith कॉलम और jth कॉलम, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ci इज इंटरचेंज विथ Cj, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें ith और jth जो कॉलम है वो आपस में हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे ith कॉलम है वहाँ पे jth कॉलम चला जाएगा और जहाँ पे jth कॉलम है वहाँ पे ith कॉलम चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 3x3 है, इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। तो अगर मैं पूछूं कि मैं R2 और R3 2 रोज हमने पिक किया, R2 और R3, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो जब ये प्रोसेस हमने किया तो कौन सा मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होगा? तो हमें कौन सा मैट्रिक्स रिजल्टेंट में मिलेगा अगर ये आपको बताना हो तो कैसे करेंगे? देखिए R1 रो तो बिल्कुल जैसा है फर्स्ट रो वो वैसे का वैसे रहेगा, 1 2 1। अब R2 और R3 दोनों इंटरचेंज हो गए, यानी जो R2 रो है वो R3 हो जाएगा और जो R3 रो है वो R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 क्या है? -1√3 1, तो वो आ जाएगा R3 की जगह पे -1√3 1। और R3 रो है 5 6 7, तो वो आ जाएगा R2 की जगह पे 5 6 7। नेक्स्ट हम ऑपरेशन कर सकते हैं कि किसी भी रोज या कॉलम को हम सेलेक्ट करें और उसके सारे एलिमेंट में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दें। जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल जो पिछला मैट्रिक्स एग्जांपल में गिवन था, अगर उसमें हमने R1 जो रो था उसको 2R2 से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाता? R1 की जगह पे 2 4 2 आ जाता। क्या करना है कि कोई भी रो या कॉलम पिक करना है और उस रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो बाई ए नंबर k वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज डिनोटेड बाई Ri रिप्लेस्ड विथ KRI। यानी जो ith रो है वो अब कैसे रिप्लेस हो जाएगा? उसके सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो आएगा KRI उससे रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ith कॉलम के सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दें तो वो कैसे लिख सकते हैं? डिनोट करेंगे Ci इज रिप्लेस्ड बाई k मल्टीप्लाइड बाई Ci। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स गिवन है B
जिसके एलिमेंट हैं 1 2 1 -1 √3 1। और इसमें कह रहा है कि अगर हम अप्लाई करते हैं C3 इज रिप्लेस्ड बाई 1/7 C3। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1/7, यानी जो थर्ड कॉलम है उसको हमें रिप्लेस कर देना है उसके सारे एलिमेंट में 1/7 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, थर्ड कॉलम। तो बाकी सब फर्स्ट कॉलम जो है वो तो वही रहेगा 1 -1, सेकेंड कॉलम जो है वही रहेगा, लेकिन C3 जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा 1/7 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1/7 आ जाएगा, ये भी 1 है तो ये भी 1/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी रो या कॉलम को हम कैसे रिप्लेस करेंगे कि उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे जो के है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल सा बात बस इतना है कि कोई ith रो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे Ri उसी रो को ऐड करके किसके साथ, किसी दूसरे रो के साथ, लेकिन कैसे, जो दूसरा रो है उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देंगे। चाहे कॉलम के केस में भी कर सकते हैं कि Ci अगर कोई कॉलम है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, Ci प्लस के Ci। फॉर एग्जाम्पल कोई एक गिवन मैट्रिक्स है C जिसके एलिमेंट 1 2 2 एंड -1 है, और कह रहा है कि इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं बाई अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 -2R1। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है -2 है। तो हम कौन सा मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा, वी गेट 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, R2 को ही सिर्फ रिप्लेस करना है, तो R1 जो 1 2 है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो R2 एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। कैसे रिप्लेस हो जाएगा, R2 -2R1, यानी 2 अब माइनस इसका एलिमेंट 2 इंटू 1, तो 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 इंटू 2 यानी -1 -4 -5 हो जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम ऐसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें कि जो 6 तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स हो सकता है वो कैसे हो सकता है। पहला था कि कोई भी रो या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें। तो सपोज कीजिए ith रो को हमने jth रो के साथ आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब जो ऑपरेशन रो में हो गया वही ऑपरेशन कॉलम में भी तो हो सकता है। तो ith कॉलम को भी हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी jth कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी ith रो है उसको हम रिप्लेस कर दे रहे थे किसी भी k नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दे रहे थे, जहाँ पे k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो यही प्रोसेस हम कॉलम में भी कर सकते थे। तो Ci को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, k टाइम्स Ci, और यहाँ भी k नॉन जीरो नंबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी ith रो को हम रिप्लेस कर दे रहे थे ith रो प्लस k टाइम्स कोई दूसरा रो jth रो, यहाँ भी k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही सेम प्रोसेस हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। Ci कोई ith कॉलम है उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ith कॉलम प्लस k मल्टीप्लाई बाई jth कॉलम, जहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इन शॉर्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हम ये 6 तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, तो फंक्शन में अगर थोड़ा सा हम देखें कि फंक्शन में कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता था,
जब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता था तो हम बोलते थे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अच्छा, चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था, थोड़ा सा आप याद कीजिए रिलेशन और फंक्शन में, कि जब कोई फंक्शन 1 और ऑन 2 दोनों होता था तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, यानी कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता था। और जो उसका इनवर्स फंक्शन आता था उसके निकालने के लिए हम अलग से मेथड देख लिए थे। वैसे ही मैट्रिक्स के केस में जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता है, सपोज कीजिए एम ऑर्डर का, और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ऐसा एग्जिस्ट करे कि ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन बी इंटू ए के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और बी को जो होगा वो ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो डिफिनीशन अगर हम देख लें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m such that A into B is equals to B into A and that is equals to I। यहाँ पे I क्या होगा, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसका उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m ही होगा, क्योंकि A भी m ऑर्डर का है, B भी m क्रॉस m ऑर्डर का है, तो I जो होगा वो भी m ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। मतलब A कब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, जब A एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर m और एक दूसरा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, सच दैट A इंटू बी करें चाहे B इंटू ए करें, दोनों आपस में इक्वल आए और दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि B A का इनवर्स होगा और चाहे A भी B का इनवर्स होगा। और इस केस में A या B दोनों क्या होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स गिवन है, एक A है एक B है, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, और हमें मान लीजिए कि फाइंड आउट करना है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे कि नहीं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि A इंटू बी करके देखेंगे, फिर B इंटू ए करके देखेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी इक्वल आ जाता है तो क्या होगा कि ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे, और A का इनवर्स क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और B का इनवर्स क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A इंटू बी निकालते हैं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 12, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 3 प्लस 4, तो A इंटू बी जो अपना आया वो क्या आ गया, 7 12 4 7, ये आ गया। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैं, A को A से ही मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। हमें क्या करना है, A इंटू बी निकालना है, तो क्या करना है, A को B से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्या किया था, A को A से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू -1 -3 4 -3 होगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 2 6, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 -2 इंटू -1 -1 यानी +1, 2 इंटू -1 यानी +1, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1 इंटू -3 -3 प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 3 1, 2 - 2 0। ये सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 -6 प्लस 6 हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा और ये 4 - 3 ये भी 1 आ जाएगा। तो क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। वैसे ही जब हम b इंटू ए करेंगे तो वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आप करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हियर वी गेट a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि a और b दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे। और अगर मैं पूछूं कि जो b है वो किसका इन्वर्स होगा, a का इन्वर्स होगा, और जो a है वो किसका इन्वर्स होगा, b का इन्वर्स होगा। नेक्स्ट है एक थियरम है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा जो यूनिक होगा, दूसरा कोई अदर मैट्रिक्स नहीं होगा उसका इन्वर्स। मतलब इतना है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता होगा, बाकी कोई दूसरा अदर मैट्रिक्स नहीं होगा जो कि उसका इन्वर्स हो। प्रूफ के लिए हमने माना कि कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट जनरल एलिमेंट ए आई जे है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है। मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस m। एंड इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स मैट्रिक्स जाते हैं। हमने क्या माना कि इसके दो इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक b है एक c है। और बाद में अगर हम ये दिखा दें कि जो b इक्वल्स टू c आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि a का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, बाकी दूसरा कोई नहीं होगा। मतलब हम ऐसा करेंगे कि मान लेंगे, पहले शुरू में मान लेंगे कि इसके दो इनवर्स मैट्रिक्स हैं, एक b है और एक c है, और लास्ट में प्रोसेस करते करते हमें कहीं ऐसा मिल गया कि b इक्वल्स टू c, यानी कि इसके दो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। सिंस b इज इनवर्स ऑफ a, तो इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं कि जो a इंटू बी होगा वो किसके बराबर रहेगा, b इंटू ए के बराबर रहेगा, और वो दोनों आपस में किसके बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर भी होंगे। ठीक है। सिमिलरली c इज आल्सो इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ भी अगर इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटू सी c इंटू ए के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, हम लिख सकते हैं कि नहीं b इक्वल्स टू बी इंटू आई। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। मतलब उसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वापस वही एज इट इज मैट्रिक्स आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू बी आई लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट चेंज नहीं होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो b इक्वल्स टू बी आई लिख दिया। अच्छा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन i की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी। अच्छा, पहले a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करें फिर b का मल्टीप्लिकेशन करें, क्या ये आपस में इक्वल आएगा कि पहले b इंटू सी का b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन कर दें फिर c का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये हम लोग आपस में एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं। तो b इंटू ए ब्रैकेट में ले लिया, c बाहर ले लिया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन b इंटू ए या a इंटू बी की वैल्यू क्या आनी थी, i आनी थी। तो यहाँ से क्या आ गया, i इंटू सी। अब सी मैट्रिक्स में अगर हम i से मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या यहाँ पे मिल गया, जो b है वही c है, b इज इक्वल्स टू सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a मैट्रिक्स हमने माना था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होगा, चाहे आप b कहो या c कहो, दोनों आपस में इक्वल होगा।
नेक्स्ट थियरम है कि इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी का जो होल इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले देख सकते हैं ट्रांसपोज के केस में कि ए इंटू बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते थे तो क्या आता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता था। तो कुछ वैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे इनवर्स के केस में भी होगा और इसको हमें प्रूव करना है। अब अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखें तो क्या होता था कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। तो अगर ए एंड बी, ए इंटू बी का इनवर्स हमें प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ए इंटू बी क्या रहा होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहा होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहा होगा तभी तो उसका इनवर्स हम लिखे हैं। तो ए इंटू बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिखते थे कि ए एक मैट्रिक्स होता था और बी उसका इनवर्स होता था, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता था। तो ए इंटू बी एक मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी का इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर दें तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए इनवर्स का, तो राइट साइड में भी हो जाएगा ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। और ये कब मिलेगा, बाई प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अगर बाद में मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते उसको, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये जो ए इनवर्स और इंटू ए को हम एक साथ लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव ला, इंटू बी इंटू ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब ए इनवर्स में अगर आई से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा किसी भी मैट्रिक्स में तो वही इटसेल्फ मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थे तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा इंटू बी। और ये ए इंटू बी का इनवर्स तो हमें रहने ही देना है क्योंकि वही लेफ्ट साइड में प्रूव करने के लिए भी था, ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा रिजल्टेंट, बी ही आएगा, ए इनवर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ मैं कर दे रहा हूं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ये कैसे आया, बाई प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू बी के इनवर्स मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट बारी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 का। तो ये बस आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है जो कि आप लोग सॉल्व करके और मुझे भेजना है। That's all for today's class. In next lecture we will complete this topic.